नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार आज के बाजार का पूरा ब्यौरा जानने के लिए और इस आधार पर कल आखिर क्या रणनीति रखनी चाहिए ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके उन सवालों का शामिल करेंगे जो आपने हमसे YouTube पर पूछे हैं। तो कल की तैयारी में जरिया बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एड्रेस याद रखना है, YouTube का। जी हाँ, YouTube पर ये शो देखते हुए या बाद में भी आप लाइव कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए स्पष्ट पूछिए, नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये सबसे आवश्यक है। चलिए बाजार पर निगाह डालें उससे पहले अपने साथ खास मेहमानों को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता जुड़ चुके हैं और एंजल वन के अमरदेव सिंह साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बाजार पर आज दो फैक्टर हावी नजर आए। एक तो जिस तरह से नया वायरस जो है वो चिंता बढ़ाता नजर आया। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ईटी ना स्वदेश पर हम बार बार यही कह रहे हैं, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये वायरस पहले से मौजूद था। चीन में ये जो इन्फ्लुएंजा है और ये जो संक्रमण है ये पहले भी फैलता रहा है। इस दौरान केसेस सामने आते रहे हैं। भारत में जो केसेस सामने आए हैं उनके लिए अभी सरकारी पुष्टि होना बाकी है। जी हाँ, जो सरकारी लैब से रिपोर्ट आनी है, जिस पर तस्दीक होनी है, वो सामने आना बाकी है। क्या ये सिर्फ फ्लू है या वाकई ये वायरस का संक्रमण इन बच्चों पर हुआ है। लेकिन स्थिति कहीं चिंताजनक नहीं है। नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी जैसा ही वायरस है और जो दवा और बाकी एहतियात के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, हमें एहतियात ज़रूर रखनी है। तो अमरदेव साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें ज़रा बताइए, बाजार पर ये जो फैक्टर हावी है इसमें से हमको शायद वायरस वाला फैक्टर तो हटाना होगा। कमज़ोर बिजनेस अपडेट और बहुत सारे और भी चीज़ें सामने आती रहीं। जो हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा था वो एक्सपायरी का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट था, जाहिर सी बात है। अदरवाइज तो बाजार थोड़ा सा वीकर साइड पे ही हमें थ्रू आउट पिछले हफ्ते भी नज़र आया था। तो ऐसे में अब कल जब निवेशक बाजार में आए तो उन्हें क्या रणनीति रखनी चाहिए? धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह की आज गिरावट हम लोगों ने देखी है तो क्लियरली ये संकेत तो जरूर बाजार दे रहा है कि कहीं ना कहीं वीकनेस है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी कितनी अच्छी रहती है वो भी, उस पर भी क्वेश्चन मार्क तो फिलहाल दिख रहा है। अब यदि मैं और भी फैक्टर्स देखूं तो जैसे यूएस फेडरल रिजर्व की आज वेडनेसडे की मीटिंग है, वो इम्पोर्टेंट रहेगी। क्या वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग उनकी रहती है? और साथ में फ्राइडे को जो यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा रहेगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज यूएस मार्केट्स में भी हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि अपने मार्केट्स में भी एक सेलिंग है। और ये मैंने पहले भी काफी समय से मैं कह रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर है अपने मार्केट्स का फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, वो क्लियरली ये दिखाता है कि हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। और क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और और जब तक वो 23,200 के नीचे मार्केट बंद नहीं होता है तो मार्केट्स इसी तरह से चॉपी ट्रेडिंग सेशंस हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जो है वो बहुत नेगेटिव है। तो हायर लेवल्स पे सेलिंग आएगी, लोअर लेवल्स पे एक बाइंग आएगी। रिसेंट जो लो बना था 23,400-460 के आसपास, तो 23,400-500 वो एक सपोर्ट जोन है। बट वो भी मुझे टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है, जैसा मैंने कहा, इट्स वेरी नेगेटिव। हाँ, ये जरूर है कि उससे पहले का जो लो था 23,200 के आसपास, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। वो भी ट्रिगर्स पे डिपेंड करेगा किस तरह से। और दूसरी बात है कि रुपी भी जिस तरह से डेप्रिशिएट कर रहा है वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बिकॉज रुपी भी रिकॉर्ड लो पे ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर, तो वो हमारे इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा हिट करेगा। तो उसका भी एक असर हमें मार्केट्स पे जरूर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एफआईआई सेलिंग तो है ही। आई सेलिंग, रुपी डिप्रिवेशन, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो बिजनेस अपडेट सामने आ रहे हैं वो, और आने वाले वक्त में जो कि हम रिजल्ट हैवी सीजन में भी दाखिल हो रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा निगाह रखनी होगी। और इन सब के बीच में ख़ास तौर पे बाजार में थोड़ा सा सतर्क नज़रिया लेकर चलना होगा। रोहन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा हमें बताइए कि बैंकिंग पर अब रणनीति क्या रखी जाए। मतलब बहुत बड़ा वेटेज जो रहा है कमज़ोर बिजनेस अपडेट का वो बैंकिंग से आया। दिग्गज बैंकों की भी जो रिपोर्ट आई वो वाकई चिंताजनक रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह की रणनीति बैंकिंग सेक्टर में या पीएसयू बैंकों में लेकर जाया जाए लॉन्ग टर्म लिहाज से।
गुड आफ्टरनून। सी बैंकिंग हम बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ग्रोथ आएगा, नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं। पर जो ट्रैकिंग है वो ज्यादातर प्राइवेट बैंकिंग की साइड से ट्रैकिंग है। कहीं पे भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, जैसे हमने कोटक बैंक में देखा। एचडीएफसी में तकरीबन 3 साल से हमने ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं देखा, और फ्लैटिश ग्रोथ देखा। आई थिंक सो स्टिल द वैल्यू इज मोर ऑन टू द पीएसयू बैंक्स, बिकॉज पीएसयू में अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रोथ भी है और साथ में वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। तो जनरली ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा, पर इंडिविजुअली स्टॉक्स कुड आउट परफॉर्म। दैट्स व्हाट आवर पॉइंट इज। तो हम पीएसयू बैंकिंग्स पे बुलिश है, पर प्राइवेट पे अभी भी नेगेटिव है। तो वी सीइंग कि वहां पे कौन सी ग्रोथ है, पर ओवरऑल बैंकिंग इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट, पर एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल बैंकिंग पर आती हुई। चलिए पहला सवाल शामिल करते हैं रवि का यूट्यूब से। कानपुर से इन्होंने अपना सवाल भेजा है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग 242 की है। तो रोहन, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि इनका सिर्फ 3 महीने का नजरिया है। 3 महीने के लिहाज से 242 की बाइंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या राय बन रही है? नहीं, मैं शॉर्ट टर्म नजरिए से रिकमेंडेशन देना टफ है, पर मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ कि एज ऑफ नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी जो हिसाब से फंडामेंटल पॉइंट पे है, अभी भी कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है, और ज्यादातर नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो होल्ड कर सकते हैं वो पॉइंट से। और आई थिंक सो ये क्वार्टर नंबर के बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए, पर ओवरऑल अभी तो सिनारियो पॉजिटिव और होल्ड पे है। सलाह आपको मिलती हुई। अगले दर्शक हमारे जो हैं वो हसमुख पटेल का सवाल लेते हैं। हसमुख पटेल ने पावर ग्रिड में खरीदारी की हुई है। 359 359 की इनकी बाइंग है। 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं अमर जी, क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया, पावर ग्रिड, 359 की बाइंग। देखिए, ओवरऑल पावर ग्रिड की मैं बात करूं तो पावर ग्रिड में हमें एक सेलिंग प्रेशर फिलहाल देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट फ्रॉम 360 लेवल्स ये अभी 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज एक अच्छी सेलिंग, इसमें 3% की गिरावट हम लोगों ने देखी। इसने कोशिश तो की थी कि 300 से एक पुल बैक देखने को मिले, बट वो पुल बैक जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और उसका रीजन ये भी है कि यदि मैं सिर्फ टेक्निकली बोलूं तो जो इसके ट्रेंड पैरामीटर्स हैं वो काफी नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा कि हायर लेवल्स पे अगेन सस्टेन करना मुश्किल है। नीचे का इसका जो स्तर है, क्योंकि मैं इसे जरा जाके देखता हूं, तो जो मेजर सपोर्ट जोन है दैट इज समवेयर अराउंड 280 290, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। 300 तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, पर जैसे चार्ट्स बने और जिस तरह से मार्केट्स में अभी हम फिलहाल देख रहे हैं, तो एक सेलिंग प्रेशर यदि 300 295 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें फिर एक 5% तक की करेक्शन देखने को मिल सकती है। अपसाइड में जब तक ये 320 325 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक मैं ये मानता हूं कि एक सेलिंग प्रेशर इसमें बनी रहेगी। ठीक है, तो ये है राय पावर ग्रिड पर आपको मिलती हुई। अगला सवाल एमएमटीसी पर अमित, हमारे एक दर्शक ने यूट्यूब पर पूछा है। 9 से 10 महीने का नजरिया चाहते हैं। 105, जी हाँ, इनकी खरीदारी जो है वो ऊपरी स्तरों की है। 105 के स्तर पे इन्होंने खरीदा है। फिलहाल 70 के आसपास ये स्टॉक का। बताएं रोहन, क्या राय होगी एमएमटीसी पे? या एमएमटीसी अभी की पॉइंट से पॉजिटिव लग रहा है, आउट परफॉर्मेंस भी है और कंपनी ठीक ठाक बिजनेस भी कर रही है। तो होल्ड की मेरी एक्सपेक्टेशन होगा। और कंपनी हमको समझना पड़ेगा कि ये वैसे उसका नेचर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। सो एज ऑफ नाउ इट इज होल्ड। ये नंबर पे, ये क्वार्टर के नंबर पे बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये नंबर क्या दे रहा है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक आए थे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग ये नंबर थोड़ा पॉजिटिव आए, तो वी कैन सी इट्स प्राइस अगेन। तो होल्ड करने की सलाह एमएमटीसी पे फिलहाल नजर आती हुई। राजेंद्र जी का सवाल लेते हैं, जयपुर राजस्थान से। इन्होंने अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है। टाटा मोटर्स पर इन्होंने खरीदारी 970 के भाव पे की हुई है और अच्छा खासा नुकसान यहां पर इनको होता हुआ। नजरिया थोड़ा और शॉर्ट टर्म का लेकर चल रहे हैं। तो रोहन, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। केवल 1 से 2 महीने का ही नजरिया है, क्या राय बन रही है टाटा मोटर्स पे? 970 इनकी बाइंग प्राइस है। नहीं, टाटा मोटर्स पे हमारा व्यू नेगेटिव है।
हर एक एंगल से, डेट से लेके प्रोडक्ट से लेके, तो हम ये मानते हैं कि टाटा मोटर्स को स्वैप करके महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर जा सके, अगर वो लॉस लेके, तो इट कुड बी अ बेटर डिसीजन, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रोथ स्टोरी हमको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट अच्छी लग रही है। बट या इट इज अ महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन इज अ लॉन्ग टर्म गेम, तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव व्यू खासतौर पे टाटा मोटर्स में शॉर्ट टर्म के नज़रिए से। पंकज पांडे का सवाल लेते हैं, IRCTC पे राय जानना चाहते हैं। 1098 1098 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, एक साल का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, लगभग 24,500 का नुकसान भी यहाँ पर झेल रहे हैं। अमर, क्या करना चाहिए IRCTC में 1098 एंट्री प्राइस? देखिए, IRCTC में फिलहाल एक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1100 लेवल से करेक्शन देखी है टुवर्ड्स 770। हालांकि ये स्टॉक जो है करेक्शन के बाद एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट इम्पोर्टेंट लेवल जो इस स्टॉक का है वो दैट इज समवेयर अराउंड द करंट लेवल्स ओनली। तो इसको 750 770 ये जो जोन है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और जो लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में है। तो इस कारण से ये स्टॉक में हमें एक अभी साइडवेज और या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और जब तक ये स्टॉक 800 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है कंसिस्टेंटली, तो मैं ये मानता हूं कि ये स्टॉक में कंसोलिडेशन रहेगा। 800 के ऊपर इसमें एक आप तेजी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक 750 और 800 के बीच में ट्रेड करता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये है रणनीति IRCTC पे आपको मिलती हुई। कुलदीप मोदी जी का सवाल लेते हैं, बजाज फिनांस पे राय जानना चाहते हैं। 6,915 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है, 2 से 3 साल का नजरिया है, काफी लंबी अवधि का नजरिया है। तो अमर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, बताइए बजाज फिनांस 6915 की बाइंग प्राइस। तो यदि मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो देखिए, बजाज फाइनेंस जो है ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो काफी समय से निवेशकों को निराश इसने किया है, बिकॉज इसमें कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है काफी लंबे समय से टुवर्ड्स, यदि मैं लेवल्स की बात करूं तो 6,300 400 और अपसाइड में अराउंड 7,800 से 8,000 के लेवल पे। तो क्लियरली वो एक कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक दिख रहा है। ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, तो इसमें जब भी करेक्शन आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है टुवर्ड्स 6,500 6,600, दैट्स अ वेरी गुड लेवल। अपसाइड में जब तक ये कंसिस्टेंटली आपका 7,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट रैली इन द स्टॉक। ठीक है, तो ये लेवल्स विशेष रूप से आपको ध्यान रखने होंगे। अगला सवाल मोहम्मद शोएब का लेते हैं, NTPC पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग जो है वो 390 की है, ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, 211 शेयरों की संख्या, 6 से 12 महीने का नजरिया चाहते हैं। रोहन, क्या करना चाहिए NTPC में? 390 ये इनकी बाइंग प्राइस है। या इट्स अ क्लियरली होल्ड, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बहुत अच्छी ट्रेजेक्टरी पे है, कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दे रहा है, और थोड़ा करेक्शन हुआ है बिकॉज ग्रोथ बहुत अच्छा दिया था। आई थिंक इट्स अ टाइम के और एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इट्स अ प्योरली होल्ड फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए जगदीश का सवाल लेते हैं PNB पे, और लेवल्स थोड़े से मेरे ख्याल से मिसमैच नज़र आएंगे। ये शायद खरीद भाव 116 का होगा और 900 शेयरों की संख्या होगी, ये ज़रा ठीक कर लीजिए। PNB 116 रुपये पे ख़रीदारी की हुई है अमर, और 900 शेयर है इनके पास, 1 से 2 साल होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, तो इन्हें PSU बैंकिंग स्पेस के हिसाब से भी, और यदि मैं इसे फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देखूं, तो इस स्टॉक को ये होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक जो है, यदि भी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि 140 से करेक्ट होकर टुवर्ड्स 92 आया, फिर इसमें पुल बैक हमें देखने को मिल रही है। तो स्टॉक इज समवेयर ट्राइंग टू फॉर्म अ बेस। वो बेस जो है वो फिलहाल नीचे का तो सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग अराउंड 90 92 के आसपास है। अपसाइड में 110 का एक रेजिस्टेंस है, तो 90 और 110 इज द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, दैट इज PNB। तो मैं ये मानता हूं कि फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही कैन डेफिनेटली होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन। तो इतने ही सवालों को हम अब आज की चर्चा में शामिल कर पाएंगे, क्योंकि समय सीमा होती है। आप YouTube पर सवाल पूछिए, कल उन सवालों का जवाब हम अपने शो में देंगे। फिलहाल अपने दोनों एक्सपर्ट को हम शुक्रिया करें, उससे पहले औपचारिकता है। तो अमर, ज़रा अपना डिस्क्लोजर दे दें।
जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की उनमें मेरे पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, हालांकि हमारे क्लाइंट्स के पास इनमें पोजीशंस हो सकते हैं। जी रोहन, अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। या मेरा रिकमेंडेशन जो है उसमें हमारी कोई पोजीशंस नहीं है, पर मेरा जो कोई भी आप जो कर रहे हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर इस चर्चा में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।